जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट के लिए लेकर आ गए आपका अगला क्लास, और ये क्लास है साइंस का प्रैक्टिस सेट 36वां है ना। और पिछला क्लास था हिंदी का होमवर्क के रूप में पूछे थे कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो भाई इसका सीधा अर्थ होता है चादर से बाहर पैर पसारना मतलब जितना आमदनी नहीं उससे अधिक खर्च करना, यानी आय से अधिक व्यय करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर करने वाले में से है नीतीश, काजल, ज्योति, निकेश, ब्रिजेश। ब्रिजेश भाई कहाँ थे अभी तक आप, है ना, आपका कमेंट नहीं आ रहा था। ब्रिजेश, रानी है, प्रिया और रंजीत और रुचि। तो चलिए आप सभी का नाम भी ले लिए हैं, और ये रहा आप सभी का स्कोर कार्ड। इसमें ज्योति लाए हैं 25 में से 23, नीतीश लाए हैं 25 में से 23 और काजल भी 25 में से 23। क्या बात है भाई, पिछले क्लास में भी आप सभी लोग 25 में से 23 लाए थे तीनों लोग, आज भी आप सभी लोग 25 में से 23। मतलब आप लोग ग्रुप में मिल करके एक साथ चोरी करके सेट लगाते हैं क्या भाई? तो कहिएगा नहीं सर ऐसा नहीं है ना। ऑनलाइन सर एक साथ बैठ करके सेट लगाना सर पॉसिबल है नहीं, इनमें किसी को हम लोग पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, जस्ट चिल, आप सभी को इंटरटेन करने के लिए बस ये बात हम बोल दिए, ठीक है ना। बाकी आराम से सेट लगाइए, ठीक है, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए। और लास्ट में आप सभी से के जो है कि होमवर्क भी पूछते हैं तो एक साथ उसका भी आंसर कर दिया कीजिए। तो चलिएगा, रेगुलर आप सभी लोग जुड़े रहिए। अच्छा हाँ, अभी याद आया, हम बोल नहीं पाते आप सभी से, एक चीज़ बोलना चाहेंगे मेरे भाई, क्लास पे ना व्यूज काफ़ी कम आ रहा है, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए इसको, ठीक ना। और शेयर ऐसे हम ये नहीं कहते कि बिना मतलब शेयर कीजिए। आप सभी के फ्रेंड्स में कोई भी यदि डीएलएड वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसके पास वीडियो जो है शेयर कर दिया कीजिए, बस हम ये बोलते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि बिना मतलब बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, लेकिन हाँ यदि आपको ज़रूरी लगे कि हाँ सर यहाँ पर हम शेयर कर सकते हैं तो वहाँ पर शेयर कीजिए। हमको भी ये लगता है कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास मेरा मेहनत पहुँच रहा है, इसलिए हम ये बातें बोल रहे हैं आप सभी को, ठीक है। बाकी हमको पता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना तो यही वीडियो के ऊपर इतना व्यूज आएगा कि दिल खुश हो जाएगा, हमको ये चीज़ें मालूम है। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा हौसला अफजाई करने के लिए थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया कीजिए आप लोग बस। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो कहिएगा सर 1839 में स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लेकिन यदि आप याद रख सके तो इसकी कहानी थोड़ा शुरुआत से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले सन जो है 1590 आता है, जिसमें कि सूक्ष्मदर्शी का यानी माइक्रोस्कोप का खोज हो जाता है। किस चीज़ का, कहेंगे सर माइक्रोस्कोप का खोज कब हो जाता है, तो 1590 ईस्वी में। कौन करते हैं माइक्रोस्कोप का खोज, तो याद रखिएगा जेड जैनसन और एच जैनसन, ठीक है। बाकी जैनसन आप लगा लीजिए यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से। जेड जैनसन और एच जैनसन दो चश्मे का दुकान करते थे, दो भाई थे, उन्होंने ही माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। कब, 1590 ईस्वी में। फिर आता है 1665 ईस्वी, इसके 75 साल बाद 1665 ईस्वी। तो हम अगला स्लाइड लेते हैं यहाँ पर। 1665 ईस्वी में क्या होता है, तो कहिएगा सर यहीं पर हो जाता है कोशिका का खोज। किस चीज़ का खोज, कहेंगे सर कोशिका का खोज हो जाता है 1665 ईस्वी में। और कौन करते हैं, तो आप सभी को अच्छे से पता है, कहेंगे सर रॉबर्ट हुक करते हैं। कौन करते हैं, रॉबर्ट हुक साहब करते हैं कोशिका का खोज। यानी पेड़ का जो छाल होता है उसमें वो माइक्रोस्कोप से, जब माइक्रोस्कोप का खोज हो गया तो उसी के द्वारा इसका कोशिका का खोज हुआ। माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें उसको जो है कमरे के जैसा बना हुआ चैम्बर टाइप का उसको दिखाई दिया, जिसको कि उन्होंने नाम दिया सेल यानी कि कोशिका। सेल लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब छोटा कमरा होता है। तो सिंपल याद रखने, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन ये भाई साहब जो है मृत कोशिका का खोज किया, क्योंकि जो पेड़ का छाल था वो तो मृत होता है, तो उसमें भी जो कोशिका दिखा उसको मरा हुआ कोशिका मिला। तो फिर आता है 1683 ईस्वी, ठीक है, 1683 ईस्वी, इसके 18 साल बाद। तो अगला स्लाइड हम लेते हैं, कब आता है, कहेंगे सर 1683 ईस्वी में। ये सब डेट तो वैसे इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि कौन खोज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यदि डेट याद रहता है तो और भी अच्छी बात है। खैर 1683 ईस्वी में जीवित कोशिका का तब खोज कर देता है। कौन भाई, जीवित कोशिका का खोज। और ये कौन करते हैं, जीवित कोशिका का खोज, कहेंगे सर ल्यूवेनहॉक। इसका पूरा नाम था एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, जीवित कोशिका का खोज कर देते हैं 1683 ईस्वी में आकर के। तो इतना सा आपको बस ध्यान रखना है। अब आता है सर यहाँ पर कोशिका सिद्धांत वाला बात सर कब, लेकिन फिर इसके आगे क्या आता है, 1683 के बाद आता है टाइम आता है 1831 का। 1831 में क्या होता है, कोशिका में केंद्रक की खोज हो जाता है। कोशिका में
में केंद्रक, या फिर सिंपल आपको क्वेश्चन मिलेगा केंद्रक का खोज कौन किया, तो मतलब वही है कोशिका में केंद्रक का खोज। ये कब होता है तो कहेंगे सर 1831 ईस्वी में हो जाता है कोशिका में केंद्र का खोज। और ये कौन करता है तो कहेंगे सर कोशिका में केंद्र का खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। आप सभी लोग नाम जानते होंगे, रॉबर्ट ब्राउन, BROWN, कुछ इस प्रकार से उसका नाम है। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब 1831 में कोशिका में केंद्र का खोज कर देता है। यहाँ तक एकदम क्रमानुसार चल रहा है, ठीक है। कुछ साल बाद मतलब अगली चीज़ों का खोज हो रहा है। तो अब क्या होना था, तब जाकर के आता है 1838 से 1839 ईस्वी में। इसके बाद समय आता है 1838 से 1839 ईस्वी के बीच खोज होता है किस चीज़ का तो कहेंगे सर कोशिका सिद्धांत का, है ना। खोज नहीं बोलेंगे इसको, मतलब सिद्धांत दिया, प्रतिपादन किया। और ये करने वाले कौन थे तो स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर आपको बता रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो 1839 ईस्वी में ज़्यादातर मिलता है कि 1839 में कोशिका का जो सिद्धांत है ये स्लाइडेन एवं स्वान नामक व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था। तो इतनी बातें बस आपको ध्यान रख करके चलना है, एग्जाम में आते रहता है ये क्वेश्चन। जितना भी आपको स्लाइड लिखा हुआ है ना सब एक नोटबुक में कहीं पर आप नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। चलिएगा आ जाते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चालनी कोशिका किसे कहा जाता है। बताइएगा चालनी कोशिका किसको कहते हैं। देखिए जो पेड़ होता है ना, जिस प्रकार से हमारा शरीर होता है, कोशिका होता है, उत्तक होता है, उत्तक तंत्र होता है ना, इस प्रकार से अंग होता है, फिर अंग तंत्र, ये सब का निर्माण होने के बाद हमारा पूरा बॉडी का निर्माण होता है। उसी तरह पेड़ में भी होता है, पेड़ में भी उत्तक होता है ना, कोशिका होता है, कोशिका से उत्तक बनता है, इस प्रकार से उत्तक तंत्र बनता है, फिर पेड़ वगैरह का निर्माण होता है, उसमें भी कुछ इस प्रकार से होता है। तो पेड़ का ही एक उत्तक का नाम है जाइलम, आप सभी लोग पढ़े होंगे। एक है सर जाइलम और एक क्या है कहेंगे सर फ्लोएम, है ना, आप सभी लोग पढ़े होंगे, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम जो है ये टोटली 4 कोशिकाओं से बना होता है, टोटली 4 कोशिकाओं से। कौन कौन सा सर, तो नॉर्मली आप याद रखिएगा, एक तो होता है ट्रैकिड, एक होता है वेसल्स, एक होता है जाइलम फाइबर और एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा। इस प्रकार से टोटली 4 जो है जाइलम फाइबर में यहाँ पे लिख देते हैं ना, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, यानी टोटली जो है 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलने से तब जाकर के जाइलम उत्तक का निर्माण होता है। ये पेड़ का ही कोशिका है। उसी प्रकार फ्लोएम वाला भी होता है, फ्लोएम भी ये टोटली 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हाँ सर, तो इसमें कौन कौन सा कोशिका होता है, तो एक तो होता है सीवी ट्यूब, है ना, सीवी ट्यूब, इधर नहीं आएगा क्या, हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोएम, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फ्लोएम, फ्लोएम जो है ये भी टोटली 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है। कौन कौन सा, तो एक तो हो जाएगा सीवी ट्यूब, सीवी ट्यूब। एक सर होता है इसमें भी कॉम्पेनियन सेल, कौन सा हो जाएगा, हम सी सिर्फ लिख देते हैं, कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल। इसके अलावा इसमें भी होता है सर, इसमें जाइलम फाइबर ना होकर के इसमें फ्लोएम फाइबर होगा, ठीक है, फ्लोएम फाइबर। और एक होता है इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये दोनों चीज उसमें भी होता है, उसमें जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा होगा, इसमें फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यही जो सीवी ट्यूब है ना, इसी को हिंदी में कहते हैं चालनी नलिका या फिर चालनी कोशिका, जो कि यहाँ पर सवाल कह रहा है। ये कह रहा है ना चालनी कोशिका किसे कहा जाता है, तो किसे कहेंगे, तो ये किसका भाग है, कहेंगे सर ये तो सर फ्लोएम उत्तक का भाग है। तो कहाँ पर ऑप्शन है, कहेंगे सर ऑप्शन बी में दे रखा है फ्लोएम, समझ गए ना, इस प्रकार से आपको लगाना है। ये सीवी ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, ये 2 के बारे में आता है, और उधर जो आपको बताए हैं ट्रैकिड और वेसल्स, उसके बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आ जाइए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पलायन वेग तो कई सारे स्टूडेंट को पता ही होगा पलायन वेग क्या है। तो यानी कहने का सीधा अर्थ है कि पृथ्वी पर खड़ा होकर के किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हैं तो वापस वो नीचे गिरता है, सामने खड़ा रहिएगा तो आपके सर के ऊपर गिर जाएगा, है ना। तो पृथ्वी का पलायन वेग का कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर खड़ा होकर के आप किसी चीज़ को इतना स्पीड से फेंकिए कि वापस वो घूम करके पृथ्वी पर आए ही नहीं, वो पलायन कर जाए, ऊपर ही रह जाए, ना, अंतरिक्ष में मतलब चला जाए। तो उस स्पीड को ही, उस मिनिमम स्पीड को ही हम लोग कहते हैं पलायन वेग, ठीक है। तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, तो कहेंगे सर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी डी हो जाएगा। आइए अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इजी क्वेश्चन है लेकिन इसके थ्रू और भी ऑप्शन हम कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन का खोज तो आप सभी को पता है सर, जे थॉमसन ने किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो कहेंगे सर परमाणु के नाभिक की खोज, लिखिएगा परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक का खोज, परमाणु के नाभिक का खोज कौन करते हैं, तो कहेंगे सर ये करते हैं रदरफोर्ड साहब। नील्स बोहर ने क्या किया, केमिस्ट्री में इन्होंने अपने ही नाम पर बोहर मॉडल का जो है कि प्रतिपादित
बोहर मॉडल का प्रतिपादन किया था, बोहर मॉडल। जेम्स चैडविक सर क्या करते हैं, तो ये तो आप सभी को पता होगा सर, इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया है। जेम्स चैडविक ने क्या किया है, न्यूट्रॉन का खोज। एक होता है सर प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया है, तो हम यहाँ पर पी लिख देते हैं। प्रोटॉन का खोज किया है गोल्ड स्टीन ने, गोल्ड स्टीन ने क्या किया है, प्रोटॉन का खोज किया है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, बताइए। सोडियम नाइट्रेट देखते ही पता चल रहा होगा सर, Na को हम लोग सोडियम कहते हैं, NO3 को हम लोग नाइट्रेट के रूप में जानते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट करेक्ट आंसर ऑप्शन सर सी हो जाएगा। लेकिन सवाल इस प्रकार से डायरेक्ट कई बार नहीं पूछा जाता है, सोडियम नाइट्रेट सिर्फ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भाई बताइए चिली साल्ट पीटर का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा। क्या पूछेगा, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक फार्मूला बताइए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये चिली साल्ट पीटर है क्या। तो सोडियम नाइट्रेट को ही हम लोग चिली साल्ट पीटर कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सवाल पूछेगा चिली साल्ट पीटर का रासायनिक फॉर्मूला बताइए, फटाक से आप कहिएगा सर NaNO3 हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है कि किसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए देख रहे हैं KNO3, इसको सिर्फ साल्ट पीटर कहते हैं। अगले स्लाइड में लिखिए KNO3 को क्या कहते हैं, तो यदि सवाल पूछा जाए साल्ट पीटर का फॉर्मूला बताइए, तब हो जाएगा क्या, KNO3। साल्ट पीटर के अलावा इसको सोरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। सामान्य नाम इसका साल्ट पीटर या सोरा हो जाएगा। उसी तरह इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, लेकिन सामान्य नाम इसका हो जाएगा चिली साल्ट पीटर। उसी प्रकार से NaOH रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको। लेकिन इसको एक और नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, कहिएगा हाँ सर, इसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, लिख लीजिए, कास्टिक सोडा के नाम से भी इनको जानते हैं। ये है NaCl, तो इसके बारे में क्या ही बोलना है ना। सोडियम क्लोराइड तो आप सभी को अच्छे से पता होगा सर, साधारण नमक का नाम है ये, हम लोग के घर में यूज भी होता है ना, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं उसको, उसका ये फॉर्मूला है NaCl। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपका सवाल, कहता है कि जी का मान कितना होता है, लेकिन कौन सा जी, बड़ी जी का मान पूछ रहा है। एक छोटी जी भी होता है, यहाँ पर बड़ी जी का पूछ रहा है। तो बड़ी जी को बेसिकली हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जब आप न्यूमेरिकल वगैरह बनाते होंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसके मान का यूज होता है। तो सवाल इसमें दो तरह से पूछा जाता है, एक तो सीधा पूछेगा कि बड़ी जी का मान कितना होता है, तो आप तुरंत कहिएगा सर 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कई बार इसका यूनिट सिर्फ पूछेगा कि बताइए यूनिट क्या होता है, तो बड़ी जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर में इसको मापते हैं, तो यही यूनिट पूछा जाता है। तो ये भी याद रखेगा, बाकी इसका मान भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए हो जाएगा। आ जाइए, ये देख रहे हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका है, ये छोटी जी का मान है, देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार से। चलिएगा देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, बताइए। तो क्या कहेंगे उसको, कहेंगे सर यदि मांसपेशी से हड्डी को, अस्थि माने हड्डी होता है, तो मांसपेशियों को अस्थि से यदि जोड़ रहा है तो उसको हम लोग टेंडेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेंडेन। और लिगामेंट जैसा ही नाम आ जाएगा, जान लीजिए अस्थि से अस्थि को जोड़ रहे हैं, ठीक है। किसको किसको, अस्थि, यानी कि हड्डी से हड्डी को यदि जोड़ने वाला ऊतक बोला जाए तो कौन होगा, लिगामेंट। लेकिन यदि पूछा जाए मांसपेशी से अस्थि को जोड़ने वाला, टेंडन है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सर डी हो जाएगा, लेकिन आपको ये लिगामेंट वाला भी ध्यान रखना, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। आइए तो अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर करें कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बता चुके हैं आप सभी को। सिरका में कहेंगे सर एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी कि एसिटिक अम्ल। सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कितने परसेंट, है ना, तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को ही हम लोग सिरका कहते हैं। कई बार लिखेगा आपको 6 से 7% एसिटिक एसिड, तो आपको बस 5 से 8 याद रखना है, तो उसके अंदर ही तो आ जाएगा ना, 6 से 7 बोल लीजिए या फिर 5 से 8 बोल लीजिए, कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है ना। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, कहेंगे सर एसिटिक एसिड पाया जाएगा। आइए तो अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। सुबेरिन ये क्या है सर, एक प्रकार का ये पदार्थ होता है। देखिए ये पाया कहाँ जाता है पेड़ में, ये आपको बताते हैं। तो जो पौधे को, यानी बड़ा वाला जो पेड़ होता है, नॉर्मली जो बड़ा वाला पेड़ होता है उसको जो आप बीच का उसका जो तना कटा हुआ देखिएगा, तो उसमें आपको एक बीच वाला भाग मिलेगा, है ना, कुछ फिर उसके बाद वाला बीच वाला मिलेगा, फिर लास्ट में एक पतला सा मिलेगा, छोटा सा, है ना। तो ये जो लास्ट वाला भाग होता है इसको हम लोग
एपिडर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मल, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग होता है इसको हम लोग ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं। टिश्यू माने उत्तक होता है, ठीक है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं। और ये जो बीच वाला भाग होता है इसको सर हम लोग वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? वस्कुलर टिश्यू। तो इस प्रकार से 3 भागों में पौधे के उत्तक को सबसे पहले बांटा जाता है। जब आप पौधे का उत्तक वगैरह पढ़िएगा तो उसमें ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। तो एपिडर्मल यानी कि ये जो बाहरी वाला होता है, पेड़ का जो छाल वाला उत्तक होता है, जो छाल होता है ना, उसको एपिडर्मल ही बोलते हैं। तो जो छाल में ही पाया जाता है ये सुबेरिन नामक पदार्थ। सर ये करता क्या है? तो पेड़ को बाहरी आघातों से बचाता है। सर बाहरी आघात का मतलब क्या? जैसे कि जंगल वगैरह में आग लग गया तो पेड़ तुरंत जले नहीं, सुबेरिन की वजह से नहीं जलता है, उसके छाल में ये पाया जाता है। कहीं पर पेड़ से पेड़ टकरा गया तो पेड़ देखिएगा थोड़ा सा छिल जाता है, लेकिन उसके अंदर वाला जो ग्राउंड या फिर वस्कुलर वाला टिश्यू सिस्टम है उसमें कहीं आघात ना पहुंचे, तो उसके लिए भी ये सुबेरिन नामक पदार्थ जो है उसको सुरक्षा ये कहीं की प्रोटेक्ट करता है ना। या फिर पानी वगैरह जो बारिश होता है तो बारिश पेड़ के अंदर ना घुस जाए, तो उसमें भी ये सुबेरिन एक प्रकार का ये कहीं की तेल टाइप का ये पदार्थ होता है जो कि पेड़ में पाया जाता है। तो ये सुबेरिन, ये पौधे के पूछ रहे कि किस भाग में पाया जाएगा, तो ध्यान रखिए ये एपिडर्मल वाला भाग में पाया जाता है। एपिडर्मल का क्या मतलब सर? जो बाहरी वाला भाग होता है जिसको हम लोग छाल अभी बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए डी में दे रखा है, एपिडर्मल ना दे करके यहाँ पर परडर्मम दे रखा है या कॉकम दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा छाल में, तो ध्यान रखिएगा कॉकम, परडर्मम, एपिडर्मल या छाल में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सुबेरिन जो है पेड़ के छाल में पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है वह नियम क्या है? यानी ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह किसका संरक्षण के बारे में चर्चा करता है, किस चीज़ के संरक्षण के बारे में? तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि भाई जो हमारा ऊर्जा है उसका हम ना तो विकास कर सकते हैं, ऊर्जा का ना तो हम विकास कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा का हम लोग विनाश कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी नहीं कर सकते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा को हम ऊष्मा ऊर्जा में बदल सकते हैं। मतलब सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग होता है, मतलब बदलता है, ये नहीं कि बर्बाद हो जाता है। ऊर्जा कभी भी बर्बाद नहीं होता है, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। तो ध्यान रखिएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण पर बात करता है? ऊर्जा के संरक्षण नियम पर बात करता है। करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अच्छा अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रखा है आपसे कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर कहिएगा कई बार सर आप अपवर्तनांक पीछे भी क्लास में आप बताएं हीरे का अपवर्तनांक के बारे में बताएं। सर ये अपवर्तनांक है क्या? तो नॉर्मली समझिएगा प्रकाश का जो चाल होता है ना उससे इससे मिलता जुलता इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे निर्वात आप लोग समझते हैं ना, निर्वात का मतलब है कि वहाँ पर ना हवा है, ना धूल कण है, ना पानी है, कुछ नहीं है। निर्वात वहाँ पर कुछ है ही नहीं, पूरा वैक्यूम है ना, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो उसी को हम लोग कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो प्रकाश का ओरिजिनल चाल होता है, समझ गए। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे शांत जल में नाव की चाल, उसका मतलब क्या? उसको नाव का ओरिजिनल चाल है। उसी तरह निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो प्रकाश का ओरिजिनल चाल होता है। तो ये जो अपवर्तनांक मापता है ना वो वही मापता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है। तो देखिए यहाँ पर माध्यम में प्रकाश का चाल क्या दे रखा है? माध्यम का मतलब यहाँ पर वायु का यूज किया गया है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। इसका मतलब यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई ये बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम यानी वायु में प्रकाश की चाल, वायु में सिर्फ वायु तो है नहीं, वहाँ हवा भी है, धूलकण भी है ना, नमी भी है यानी पानी की भी मात्रा है। कहीं ना कहीं प्रकाश उसमें जाएगा, जब एंटर करेगा वायु में तो थोड़ा बहुत रुकावट तो पैदा होगा। तो निर्वात की अपेक्षा इसका जो है चाल कम होता है। तो वही ये सवाल कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। इसका सीधा कहने का मतलब है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का कितना गुना अधिक या कम होता है। तो ध्यान रखिएगा 1.0003 यानी कहने का मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि माध्यम में जो प्रकाश का चाल है उसमें यदि हम इतना गुना कर देंगे तो सोच सकते हैं प्रकाश का चाल बढ़ जाएगा। हाँ, वो कितना बढ़ेगा? तब जाकर के वो निर्वात के बराबर यानी कि प्रकाश का ओरिजिनल चाल हो पाएगा। तो वायु का अपवर्तनांक यही होता है। जिस प्रकार आपको पिछले क्लास में बताया था कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप सभी को बताए थे 2.42 होता है। यानी कहने का मतलब हीरा में प्रकाश की चाल का जब 2.42 गुना हम कर देंगे तो वो निर्वात में प्रकाश की चाल निकल जाएगा। वही है अपवर्तनांक, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, वायु का
अपवर्तनांक कितना होता है 1.0003 और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। ठीक है ना, ये बस एक मान है, यानी इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता, बस ये कितना गुना होता है, ये गुना यानी अंक दिखाता है सिर्फ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरे बाबू ऑप्शन है बी हो जाएगा। आ जाइए अच्छा अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं। सवाल आपसे पूछा गया कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है। तो बता चुके हैं आप सभी को कि ये सर पृष्ठ तनाव के कारण होता है ना, मच्छर वगैरह जो तैर पाता है जल के ऊपर, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। पानी से रिलेटेड जितना भी लगभग क्वेश्चन आता है कि गोलाकार का होता है, मच्छर क्यों तैर जाता है, तो ये सब पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव हो पाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आ जाइए अच्छा अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, कहते हैं मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, बताइए। इंसान में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो कहिएगा सर इंसान में क्रोमोसोम की संख्या जो होता है हम लोग पढ़े हैं सर 46 होता है, लेकिन कुछ लोग पढ़े होंगे 23 जोड़ा। तो बिल्कुल दोनों बात सही है, 23 जोड़े को ही तो हम लोग क्या बोल देंगे 46 बोल देंगे ना। तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर फिर तो डी सही है। यहाँ पर क्या रखा है बी और सी दोनों सही है, तो बिल्कुल डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि डीएनए का पूरा नाम भाई बताइए क्या हो जाएगा। डीएनए पूछा जाता है एग्जाम में, तो डीएनए में सर डी आता है पहले, यहाँ तो सर डी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कई बार पूछा जाता है आरएनए का भी, है ना, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। देखिए इसमें आर से स्टार्ट हुआ है ना, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड सिर्फ। ठीक है, यानी कि ये वाला राइबो न्यूक्लिक एसिड सिर्फ पूछा जाए तो ये आरएनए का फुल फॉर्म होता है, आरएनए का। लेकिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाए तब ये पूरा हो जाता है हमारा डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पौधों की वृद्धि हार्मोन कौन सा है, बताइए। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑक्सिन, ऑप्शन बी में दे रखा है, यही वाला सही हो जाएगा। पौधों में वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन होता है। वृद्धि का क्या मतलब, यानी कि पौधे के लिए लंबाई वगैरह हो जाएगा, कौन बढ़ाता है, ये ऑक्सिन बढ़ाता है, वृद्धि यही करता है। यहाँ पर देखिए साइटोकाइनिन दे रखा है, सबके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है पौधों में, तो साइटोकाइनिन, ध्यान रखिएगा। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो ऑक्सिन बोलेंगे। जिब्रेलिन का सर कार्य क्या है, तो ये तने की लंबाई सिर्फ बढ़ाता है ना, क्या बोलेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि तने की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो जिब्रेलिन है। इसके अलावा जिब्रेलिन का एक और कार्य है, हाँ सवाल पूछेगा कि बीज अंकुरन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, बीज के अंकुरन के लिए, तो ध्यान रखिएगा जिब्रेलिन। एथिलीन का सर काम क्या है, तो ये एक प्रकार का कौन सा हार्मोन है, तो कहेंगे सर ये एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है ना, गैसीय अवस्था में पाया जाता है पेड़ों में। और इसका काम क्या है आप सभी लोग को कराए थे, है ना, लिखते हैं अगले स्लाइड में। फलों को पकाने का काम करता है ये, है ना, फलों को पकाने का कार्य, फलों को पकाने का कार्य कौन करता है, यही जिब्रेलिन करता, एथिलीन करता है। या फिर ध्यान रखिएगा पत्तियां जो झड़ता है पेड़ से, तो पत्तियों के झड़ने के लिए भी जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है, तो कहेंगे सर यही एथिलीन। तो एथिलीन के बारे में ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। सवाल इसे भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा गैसीय हार्मोन है, तो एथिलीन है। बाकी सबका आपको बता दिए, सब याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पौधों की वृद्धि के बारे में बोल रहा है ऑक्सिन बोलेंगे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन तने की लंबाई बोलेगा तो जिब्रेलिन, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेष करके। आइए अगले क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि का नाम बताइए। रक्तचाप यानी जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है तो कहिएगा सर उसको हम लोग एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में दे रखा है एड्रीनल, इसी को हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। तो एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापते हैं, सवाल ये भी पूछा जाता है, तो लिखिएगा स्फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। देख रहे हैं कितना बड़ा नाम है स्फिग्मो, इसको आधा करके पहले यहाँ से याद कर लीजिए, स्फिग्मो फिर मैनोमीटर याद कर लीजिए। स्फिग्मो मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि, है ना, जिम्मेदार होता है रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। और सवाल एक पूछा जाता है कि जो सामान्य इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 120 बड़ा वाला ऊपर और 80 नीचे लिखना है। 120/80 mmHg में मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। तो ध्यान रखिएगा 120/80 mmHg होता है ब्लड प्रेशर एक सामान्य इंसान का।
ठीक है, यानी हर तरीके से वो परिपूर्ण है, अच्छा स्वास्थ्य है उसका, तो उसका ब्लड प्रेशर इतना ही होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बताइए। तो भाई मेरे सीधा इसका आंसर याद रखिएगा, लेंस बनाने में उसी का इस्तेमाल किया जाता है जो बेसिकली पारदर्शी हो। तो इसमें पारदर्शी क्या नहीं हो सकता है, कहेंगे सर कांच तो हो भाई करेगा पारदर्शी, है ना, प्लास्टिक तो सर हो सकता है, सिलिकॉन भी होता है, लेकिन सर मिट्टी कभी पारदर्शी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। कह रहा है ना कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी कांच का होगा, प्लास्टिक होगा, सिलिकॉन होगा। लेकिन सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें इन चारों ऑप्शनों में से दे दे और पूछा जाए कि इनमें किसका प्रयोग जो है कि ये लेंस बनाने में किया जाता है ना, सॉरी लेंस बनाने में किया जाता है, किसका प्रयोग, तो आप क्या बताइएगा। तो सबसे सटीक आंसर सर मिट्टी का तो सर होगा नहीं, लेकिन सिलिकॉन होता है सर, प्लास्टिक होता है, कांच भी होता है, लेकिन इसमें देखना है सबसे पारदर्शी ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा पारदर्शी सर कांच ही होता है। तो सबसे सटीक आंसर तब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यदि उस प्रकार से पूछा जाए तब, ठीक है ना। बाकी ये आप नॉर्मल पकड़ के चलिए कि लेंस की बात हो तो सबसे पारदर्शी वाला वस्तु हमको पकड़ना है, समझ गए ना। तो यहाँ पर तो मिट्टी हो जाएगा आंसर, क्या है कि बोल रहा है कि कौन सा प्रयोग नहीं होता है, तो मिट्टी तो पारदर्शी होता नहीं, तो मिट्टी आंसर हो जाएगा। आइए तो अच्छा अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। सवाल पूछा गया आपसे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, बताइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, जो सांस वगैरह लेता है पौधे, वो किसके द्वारा लेते हैं, तो कहिएगा सर अच्छे से पता है सर, पत्ती के द्वारा लेता है, लेकिन हड़बड़ में कर दीजिएगा बाबू मेरे, गड़बड़, क्योंकि यहाँ पर पत्ती के अंदर में भी एक भाग पाया जाता है, उसके द्वारा वो सांस लेते हैं, और वो भाग यहाँ पर दे रखा है, कौन सा, तो कहेंगे सर उसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। पत्तियों के अंदर रंध्र पाया जाता है, और रंध्र के द्वारा जो है पौधे सांस लेते हैं। तो सीधा पत्ती लगा करके नहीं आ जाइएगा, आपको ये हाँ सर हम तो सही मारे हैं, लेकिन गलत हो जाएगा आपका आंसर, समझ गए ना, तो इसलिए आराम से थोड़ा सा। तो रंध्र के द्वारा जो है पत्तियाँ सॉरी पेड़ जो है सांस लेता है, और ये रंध्र मौजूद होता है पत्तियों में। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको फिर से समझाने की कोशिश हम करेंगे, आप समझिएगा, ठीक ना। जो अभी आपको बताए थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बताए थे ना थोड़ा देर पहले, कुछ इस प्रकार से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बाहर वाला एपिडर्मल कहलाता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का भी मेरे बाबू 3 भाग होता है, लिखिएगा, थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका 3 भाग होता है, कौन कौन सा सर, तो एक तो होता है आपका स्टोमाटा, क्या होता है स्टोमाटा, इंग्लिश में बोलते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं रंध्र, जो कि यहाँ पर दे रखा है। एक होता है लेंटिसेल, क्या होता है, कहेंगे सर लेंटिसेल, लेंटिसेल को हिंदी में क्या कहते हैं, वात रंध्र, इसको क्या बोलते हैं, लेंटिसेल को क्या कहते हैं, वात रंध्र, वात रंध्र कहते हैं। और एक होता है आपका मूल रोम, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रूट एयर, रूट एयर बोलते हैं, मूल रोम। तो ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली। अब नॉर्मली समझिएगा कि ये जो सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ये तो पेड़ के बाहरी भाग में पाया जाता है, यानी छाल वगैरह के लिए, तो सिर्फ तने में ही पाया जाएगा क्या, नहीं, ये और भी चीज़ों में पाया जाए, जैसे पत्तियों के बाहरी भाग में पाया जाए, हाँ, तो बाहरी भाग में क्या, तो वही सीधा कहने का मतलब है पत्तियों में रंध्र के रूप में पाया जाता है, यानी स्टोमाटा के रूप में पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं पौधे सांस लेते हैं। लेंटिसेल कहाँ पाया जाता है, तो ये तना में ही पाया जाता है, यही तना में पाया जाता है लेंटिसेल। कुछ उत्तल दर्पण के या उत्तल लेंस के जैसा जो है इसका छिद्र होता है, और इसके द्वारा भी क्या करते हैं पौधे सांस ही लेते हैं। तो अभी तक तो आप सब लोग यही पढ़े होंगे कि सिर्फ पत्ते के द्वारा पौधे जो है सांस लेते हैं, लेकिन नहीं, वो अपने टहनियों या फिर ये कहें कि तने के द्वारा भी सांस लेते हैं, और किसके मदद से, यही वात रंध्र के मदद से, जो उत्तल लेंस के जैसा उसके तने में छिद्र होता है, जिसको हम लोग लेंटिसेल या वात रंध्र बोलते हैं, उसके द्वारा भी सांस लेता है। लेकिन सवाल इसीलिए यही वाला ज़्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा जो सांस लेता है ना लेंटिसेल की मदद से, वो थोड़ा धीमी गति से और काफ़ी धीमी गति से लेता है। नॉर्मली जो सांस लेता है वो रंध्र से ही लेता है, लेकिन दोनों का काम वही है, सांस लेने का। यहाँ पर सर एक बच गया रूट एयर। रूट एयर का काम सर क्या है, ये कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये भी सर कहीं ना कहीं बाहरी भाग में ही पाया जाएगा, क्योंकि ये एपिडर्मल वाला भाग है, तो ये भी पाया जाता है कहाँ पर, ये जड़ में पाया जाता है। नाम से ये स्पष्ट है, रूट माने होता है जड़। तो जड़ में कहाँ पर पाया जाता है सर, तो जड़ तो नॉर्मली आप देखिएगा किसी पेड़ का कुछ इस प्रकार से जड़ होता है, लेकिन देखिएगा उस जड़ में भी एक छोटा छोटा पतला पतला सा है ना, एकदम छोटा छोटा सा निकला हुआ रहता है, एकदम छोटा छोटा सा, है ना, दिख जाएगा वैसे आपको, नॉर्मली आंखों से दिख ही जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा वो क्या करता है, तो सीधे जो है जड़ नहीं लेता है, नीचे से पानी हो गया, खनिज लवण वगैरह, ये सीधा जड़ नहीं खींचता है, वो रूट एयर की मदद से खींचता है उस चीज़ को, समझ रहे ना। तो रूट एयर क्या मदद करता है, खनिज लवण वगैरह, पानी वगैरह, जो पेड़ जो ले रहा है वो किसकी मदद से ले रहा है, इसकी मदद, तो इसकी मदद से सांस नहीं लिया जाता है, लेकिन वही खनिज लवण वगैरह, जल वगैरह लिया जाता है इससे। तो बेसिकली इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा,
रंध्र या रंध्र का भी काम क्या है, सांस लेने का, ये पत्तियों में पाया जाता है। और लेंटिसेल यानी वात रंध्र का काम ये तनों में पाया जाता है, इसका भी कार्य होता है सांस लेने का, लेकिन ये धीमी गति से लेता है। सवाल देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था कि पेड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, कहेंगे सर पत्तों के द्वारा, लेकिन पत्तों में भी किसके द्वारा आता है, रंध्र के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन सी होगा करेक्ट, ना कि डी। ठीक है ना, आराम से लगाना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइएगा, बस कुछ क्वेश्चन और बच गए, इसको देख लेते हैं। कहते हैं मृत कोशिका की खोज किसने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो अभी तुरंत आपको बताए हैं मृत कोशिका की खोज किसने की है। तो भाई मेरे 1665 ईस्वी में जो कोशिका का खोज पहली बार जब किया गया था, किसके द्वारा, कहेंगे सर जी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। अभी आप बताए हैं, तो उन्होंने कौन सा कोशिका खोजा था, जो पेड़ का छाल से खोजा था, तो मरा ही कोशिका तो खोजा था ना। तो कह तो रहा है कि मृत कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। लेकिन 1683 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज लिया है ना। जीवित कोशिका को कौन खोज लिया भाई, तो अभी तुरंत आपको बताए थे लिवेनहॉक ने खोज लिया था। ठीक है ना, तो ये भी दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए, तो अच्छा अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, सोनार। सोनार में जो तरंग यूज होता है वो अल्ट्रासोनिक तरंग होता है। अल्ट्रासोनिक का क्या मतलब सर, यानी इसकी जो आवृत्ति है, इसकी जो फ्रेक्वेंसी है मेरे भाई, वो 20,000 हर्ट्ज है ना। ये 20,000 गलत लिख दिए क्या, हाँ एक और सुनिए होगा, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। ठीक है, उसी को 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक आवृत्ति वाले तरंग को हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंग बोलते हैं। ठीक है, ये समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, या फिर समुद्र के नीचे कोई वस्तु है, जैसे नॉर्मली समझिए पानी है, ऊपर जो है जहाज चल रहा है, और ये यदि अल्ट्रासोनिक वेव्स यदि छोड़ेगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई पनडुब्बी वगैरह है जो कि इसको है ना नष्ट करने के लिए यहीं पर घूम रहा है, ये इस जहाज को नष्ट करने के लिए पानी के अंदर उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये जब तरंग छोड़ेगा तो इससे टकरा करके वापस इसका जो है तरंग ऊपर की ओर जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के, तो उसको पता चल जाएगा कि नीचे कहीं पर कोई वस्तु है या क्या है, नहीं है, वो उस तरीके से पता करते हैं। तो समुद्र के अंदर गहराई मापने के लिए भी करते हैं अल्ट्रासोनिक का यूज, या फिर किसी वस्तु का भी पता लगाने के लिए। सवाल ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि समुद्र के अंदर गहराइयों में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम किस तरंग का इस्तेमाल करते हैं, तो बाबू मेरे अल्ट्रासोनिक तरंग का इस्तेमाल करते हैं। या फिर पूछेगा कि किस वस्तु का इस्तेमाल या किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों शब्द आप जो है यानी दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो आवृत्ति होता है फ्रीक्वेंसी वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। लास्ट में आप सभी से होमवर्क के रूप में बताइएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल पूछा गया कि वायु है क्या, तत्व है, यौगिक है, या मिश्रण है, या फिर उदासीन गैस है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।